तो दोस्तों जैसा मैंने बोला था कि आपके लिए मैं जो है बायोलॉजी की भी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा और आज से जो आपकी बायोलॉजी की सीरीज है वो मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और बच्चों को जो पहले की वीडियोस थी वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि मैंने उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। देखो इंग्लिश में तो पूरा कंटेंट भरा पड़ा है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, है ना, लेकिन मैंने इसमें इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया है जिसको हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई हिंदी माध्यम के लिए ये स्पेशल क्लासेस होंगी, लेकिन ये मत सोचना शुद्ध हिंदी हम पढ़ाएंगे, नहीं। मैं यहाँ पे इस तरह से यूज करूंगा जो शब्द हिंदी में आपको पढ़ने में कठिन लगेगा या ऐसा है जो शब्द हिंदी में मतलब समझ में नहीं आएगा उसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, और जो शब्द इंग्लिश का ऐसा है कि भी बहुत ज्यादा मतलब कठिन है उसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स यहाँ पे हम जो है चीजों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल को। अब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे एसएससी और रेलवे लिखा हुआ है तो क्या इनके अलावा और कोई नहीं देख सकता। देखो एसएससी और रेलवे के लिए तो ये स्पेशल है ही है क्लास, ठीक है, इनके लिए तो डेडिकेटेड क्लासेज हैं, लेकिन इसके अलावा भी जहां जहां पे आपका जीके जीएस के अंदर साइंस आता है, ठीक है, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, छोटा मोटा ग्रुप डी का एग्जाम हो आपके स्टेट में, ठीक है, कोई भी हो, पुलिस वगैरह के एग्जाम में भी कई बार आ जाती है, तो सभी के लिए जो क्लासेज है सेम रहने वाली है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या कोई अलग एग्जाम में क्या सेल कोई अलग तरीके से बताया जाएगा? नहीं, सब कुछ सेम ही होता है, बस थोड़ा ये होता है किसी में डीपली पूछ लेते हैं, किसी में ऊपर से। तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना कि आप एसएससी के लेवल का पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको सीजीएल लेवल तक की जो थ्योरी है वो मैं कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पे ये जो सेल है इसको कहीं आप वो बैटरी वाला सेल तो नहीं सोच रहे ना, ये बैटरी वाला सेल नहीं है, ठीक है। इस सेल का मतलब होता है एक तरह से कोशिका। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, आप ये कोशिका के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना, और मतलब मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि इसमें ना चीजें हैं ऐसी कि आपको कंफ्यूज कर देंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश करूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं भाई, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आपको एक बात बतानी थी, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो सेल है ना, सेल, ये सेल असलियत में है क्या चीज? देखो जैसे हमारा ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ को और ज्यादा जूम करो, ठीक है, तो आपको हमारे हाथ में ये जो बाल होते हैं आप जानते हैं इनके अंदर जो छिद्र से दिखते हैं आपको ये दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और ज्यादा जूम करो, आप जूम करते जाओ, आखिर में आपको सेल देखने को मिल जाएगी। अब जो सेल है वो देखने में कैसी लगती है? देखने में लगती है ऐसी, ठीक है। देखो कुछ टीचर्स आपको इस चित्र के द्वारा पढ़ाते हैं, कुछ इसके द्वारा पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये लाल है कभी लीली है ना। तो ये जो सेल है इसी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको लास्ट तक रुकना है, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? जीवन की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल इकाई है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर का मतलब है एक तरह से हमारे शरीर को मतलब ये लगा लो कि ये स्ट्रक्चर दे रही है भाई, ये छोटी छोटी सेल मिल मिल करके स्ट्रक्चर ही तो बना रही हैं। उसके बाद ये क्रियात्मक इकाई भी है, फंक्शनल इकाई भी है। इसका मतलब है देखो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे मतलब पार्ट है हमारे शरीर के जो सेल से मिलके बने हुए हैं। वैसे तो पूरा शरीर ही सेल से मिलके बना हुआ है, लेकिन जैसे अलग अलग पार्ट का नाम मैं लूं, जैसे आपकी किडनी हो गई, गुर्दे हो गए, है ना, और हार्ट हो गया, यानी कि अलग अलग जैसे आपके जो शरीर के जो काम करने के जो पार्ट हैं वो सब सेल से मिले होते हैं, ठीक है, सेल से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। तो यानी कि वो फंक्शन की तरह भी कार्य करते हैं आपके, ठीक है। जब एक पूरा का पूरा जब भी बहुत सारे एक जैसे सेल मिल जाएंगे तो इस तरह से एक जो शरीर का जो पार्ट है उसी का निर्माण कर देते हैं पूरा, ठीक है। और वंशानुगत इकाई क्यों कह रहे हैं भाई? हेरिडिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल जो है ना, आपने डीएनए का नाम सुना है, आपने जीन सुना है सर, डीएनए तो है ना, तो डीएनए जो है ना, जो जीन है वो इसी के अंदर सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। ये वो ही है जो डीएनए बोलते हैं ना भाई, पापा का डीएनए मिल गया, मम्मी का डीएनए मिल गया, बच्चों का डीएनए मिल गया, तो वही वाला डीएनए जो है वो यहीं से निकल के जाता है। क्लियर? चलो तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पेपर में डायरेक्ट आता है कि सेल कौन सी है, कौन सी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है और वंशानुगत इकाई भी आप इसको कहेंगे, ठीक है। चलो आगे आओ। इसमें जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव आपके होंगे, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगा हो, है ना, बैक्टीरिया हो, ये सभी किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जितने भी शरीर आप चलते फिरते शरीरों को देख रहे हो, ठीक है, ये सबके सब किसके द्वारा बने होते हैं भैया? सेल के द्वारा। हमारा शरीर भी सेल के द्वारा बना होता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आओ। यहां पे एक चीज और याद रखनी है कि सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है।
ये डायरेक्ट पेपर में आता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सेल को। भाई एक बात बताओ, ये जो सेल हमारे शरीर में इतनी सारी लगी हुई है ना, छोटे छोटे ये शरीर सेलों से मिलकर बना है, तो ये हमारे शरीर के एक तरह से मतलब लाइफ ही तो बना रहे हैं ना। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक है ना, ये छोटे छोटे क्या है, इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ठीक है, सेल के। और ये क्या कर रहे हैं हमारे शरीर में, भैया क्या कर रहे हैं, एक तरह से लाइफ को बना रहे हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो छोटी सी यहाँ पे आपको बातें हैं याद रखनी है, पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ये जो सेल है ना, देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि भी सेल हमारे जीवन की संरचनात्मक होती है इकाई, कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है, और वंशानुगत इकाई है, ठीक है। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं लाइफ का, ठीक है। इसके साथ साथ सभी जीव किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। लेकिन भैया ये पता किसको चला कि हमारे शरीर के इतने भीतर जा करके किसने देख लिया कि भैया ये सेल होती है, मनुष्यों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है, जानवर में भी होती है। तो कौन था वो महान आदमी जिसने मतलब इतनी भीतर जाके सेल की खोज कर दी, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक नाम आता है रॉबर्ट हुक का। किसका? रॉबर्ट हुक का। यहाँ पे मैं आपको टोटल 4-5 नाम बताऊंगा, वो पेपर में आएंगे, वही आपको याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो नाम है खोजकर्ताओं में वो आता है रॉबर्ट हुक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 नाम आपको और देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला है जो एंटनी ल्यूवेनहॉक है, इनका, ठीक है। और उसके बाद है रुडोल्फ विर्चो का, और उसके बाद स्लाइडन एंड श्रान का जो नाम है वो आपको देखने को मिलता है। यहां पे सबसे पहले ये वाला जो नाम है आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक का। उसके बाद में इन तीनों को एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिलहाल अभी इसको याद रखो, उसके बाद फिर मैं आपको इन तीनों को करवाऊंगा। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है भैया आपके रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1665 में, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रॉबर्ट हुक साहब है, इन्होंने क्या काम किया था, आपकी जो सेल है ना, अच्छा जो पेड़ होता है ना, पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। पेड़ में जो कॉर्क होता है, ठीक है, पेड़ में जो क्या होता है, कॉर्क होता है, ठीक है। उसके जो पतले टुकड़े थे ना, जो कॉर्क के जो टुकड़े थे, उनको ले आए थे अपने घर में, या इनका जो भी स्टूडियो रहा होगा अपने उस टाइम पे, ठीक है, उसमें ले आए। और उनको इसने किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी से देखना स्टार्ट कर दिया। देखो जैसे सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं ना, ऐसे इन्होंने इसको देख लिया। देखो ये लिया है भैया इसके कोर के टुकड़े को यहाँ पे, और अपना जो माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी जो भी है, यहां से इन्होंने इसको देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने इसको देखा तो इसके अंदर अब आप जानते हैं, आप जब जूम करते जाएंगे तो करते करते भैया ये पहुंच गए इतने भीतर। तो इसके अंदर इनको ऐसी कुछ चीज देखने को मिली। तो यानी कि यहाँ पे देखो छोटे छोटे कमरे इनको देखने को मिले, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे कमरे बने हुए ना, इसमें बने हुए नहीं बने हुए? हाँ सर बने हुए छोटे छोटे कमरे, ठीक है। तो यहीं से जो है इसकी शुरुआत आपकी हो जाती है। क्लियर? तो इन्होंने भैया कॉर्क को लिया, माइक्रोस्कोप में रखा, उसको जूम करके देख लिया, उनको दिखा यहाँ पे तो भैया कमरे बने हुए हैं, जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं ना। अब कोई दूसरे ग्रह से व्यक्ति, ठीक है, पृथ्वी को देखेगा तो नॉर्मल पृथ्वी दिखेगी, उस पर जूम ही करे जा रहा है तो आदमी भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और जूम करेगा तो घर दिख जाएंगे, घर में भी जूम करेगा तो कमरे दिख जाएंगे। तो इसी तरह से इन्होंने भैया इसमें इतना जूम कर दिया कि उसके कमरे जो है वो दिख गए, ठीक है। उसमें क्या दिख गए? छोटे छोटे जो कमरे हैं, कंपार्टमेंट हैं, वो आपके दिख गए, ठीक है। और इन्हीं को इसने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। बस यही है, यहीं से शुरुआत हो जाती है सेल की, ठीक है। क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। क्लियर? चलो अब यहां पे इनके बारे में एक बात और आपको याद रखनी है, क्या कि यहां पे जो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं ना, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, इनको सेल नाम दिया गया। लेकिन ये जो सेल इन्होंने देखी थी ये जीवित नहीं थी। कैसी नहीं थी? जीवित नहीं थी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो देखी थी वो जीवित नहीं थी, बल्कि मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। इसका मतलब इस कोशिका के अंदर भी कुछ जो चीजें काम कर रही हैं वो काम नहीं कर रही होंगी, फिर मृत का मतलब तो यही है ना। इसलिए इन्हें अंदर का कोई भी जीवित भाग नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भैया जिसको ये उखाड़ के वहां से ले आए, अब वो जिस पे जूम कर दिया, अब वो इतना जूम करने के बाद भी इनको वो कैसी देखने को, मतलब कैसी दिखाई दी? मृत दिखाई दी, ठीक है। कमरे दिखाई दिए, कंपार्टमेंट दिखाई दिए, लेकिन वो जो सेल है भैया वो तो मरी हुई है, मरी हुई सेल इनको मिली है, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल मतलब इन्होंने ढूंढी थी कॉर्क में, तो भैया वो कैसी सेल थी? जीवित थी, मृत थी, दोनों थी, इनमें से कोई नहीं थी, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मृत जो है इन्होंने देखी थी, मृत कोशिका को इन्होंने वहां पे देख लिया था। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है।
अब मैं आपको आगे के जो मैंने तीन आपको और यहाँ पे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक आपको दिखाए थे उनके बारे में और बता देता हूं, ठीक है। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया था 1674 में, ठीक है। देखो ये नाम ना थोड़े से देखने में ऐसे लगेंगे, बस इन नाम को निकाले जाने दो, फिर आपका जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखी है भैया अपनी क्या जीवित कोशिका को। रॉबर्ट हुक ने तो देखा था मृत वाली को, लेकिन इन्होंने भैया किसको देखा है, जीवित को देखा है, ठीक है। किसको देखा है, जीवित कोशिका को इन्होंने देखा है, क्लियर। चलो, उसके बाद ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग, स्लाइडन और श्वान, ठीक है। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी एक ही सोचने लगो। स्लाइडन अगर अलग है, श्वान आपके अलग हैं, ठीक है। तो 1838 और 39 के बीच में आप ऐसा लगा सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर कोशिका का जो थ्योरी है, कोशिका की जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत कर दिया था। तो पेपर में डायरेक्ट आता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडन और श्वान आपको पेपर में दिखेगा ऑप्शन में, इस पे टिक मार देना है कि इन्होंने दिया है, ठीक है। और जीवित कोशिका पहली बार किसने देखी थी, एंटनी ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका को पहली बार जो है देखा था, क्लियर। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखी, ठीक है। आगे आओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो, इसको आपको याद रखना है क्या, इन्होंने एक टर्म दी है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये पेपर में डायरेक्ट आती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला को किसने दिया, आपको तीनों चारों साइंटिस्ट के नाम दिखा देगा, ठीक है। या फिर यहां पे जो है आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा भाई इसका मतलब क्या है, या ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, पेपर में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें करा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कुछ भी यहाँ पे फालतू की चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये जो लाइन बोली थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि हर कोशिका पहले से ही मौजूद जो कोशिका है उसी से मिलकर बनती है, यानी कि एवरी सेल, ठीक है, इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल आफ्टर डिवीजन। दो तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ये डिवीजन के टाइप है। देखो हर चीज को करने के टाइप होते हैं, तो यहाँ पे जो डिवीजन है, जो विभाजन है, ठीक है, इसको करने के भी टाइप है दो, एक माइटोसिस होता है, एक मायोसिस होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, हमने जो हमारे चार साइंटिस्ट थे उनको बिल्कुल क्लियर देख लिया। सबसे पहले जो आपके रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने मृत कोशिका को देखा था, कॉर्क में मतलब जूम मार दिया था माइक्रोस्कोप से और भैया मरी हुई उनको मिली थी, ठीक है। उसके बाद एंटनी ल्यूवेनहॉक जो हमारे थे, इन्होंने किसको दिया था, जीवित कोशिका के बारे में बताया। फिर स्लाइडर और श्वान ने क्या किया था, जो थ्योरी थी कोशिका की, भाई ये कोशिका की थ्योरी मैंने दे दी है, इसको ले लो, है ना, तो इन्होंने ऐसे इनकी थ्योरी दे दी थी। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो साहब थे, इन्होंने ये लाइन दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि जो कोशिका है ना, देखो मान लो ये एक कोशिका है, तो इसी से अगली कोशिका बनेंगी, ठीक है, ऐसा आप लगा सकते हैं। फिर इनसे इनकी अगली कोशिका बनेंगी, ठीक है, ऐसे बनती है, यानी कि एक ही कोशिका से आगे की जो कोशिकाएं हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है डिवीजन के द्वारा, ठीक है। एक कोशिका 2 में टूटेगी, 2 4 में टूटेंगी, 4 8 में टूटेंगी, ऐसे टूट टूट करके क्या किया, एक कोशिका से बाकी की जितनी भी कोशिका हैं, सेल्स हैं, वो आपकी बन जाती हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं और यहां पे जो हमारा अब कोशिका है उसको पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। अब तक हमने ये सीखा है कि कोशिका है क्या, भाई संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है और वंशानुगत इकाई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि खोज किस किस ने की है, ठीक है, 4 नाम हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे जो सेल हमें देखने को मिली है, उनको इस तरह का एक सेल का डिजाइन जो है वो देखने को मिला है। अब ये जो सेल है, ये जो सेल यहाँ पे देखी है, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये क्या क्या चीजें हैं, यही पेपर में पूछा जाता है बस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। देखो जो सेल है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये एक तरह से पानी में तैर रही है, ये लगा लो आप, ठीक है। तो सेल में 70 से 90% जो पानी है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10 से 20% हिस्से में ही सेल के जितने भी कंपोनेंट है, सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो इसके मुख्य पदार्थ उनको देख लो कौन कौन से हैं भाई। वो इसमें जो प्रोटीन होता है वो 10 से जो है 10 से 15% के आसपास आपको मिलेगा। लिपिड जिसको बस आप बोलते हैं वो 2% के आसपास है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपका 3% है। पेपर में आ जाते हैं कई बार डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए 5 से 7% के आसपास देखने को मिलेंगे। जो मिनरल्स हैं जिनको आप खनिज बोलते हैं वो ये वाले, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये 1% के आसपास आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं।
तो ये तो हमने बात कर ली कंपोजिशन की सेल जो है वो बनी होती है किस किस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सेल है, अब यहीं से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना। जिस बच्चे ने ध्यान से देख लिया, आज के बाद कभी भी दोबारा सेल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। चलो, तो जो हमारी कोशिका है, जो हमारी सेल है, इसको दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। कितनी तरह से? दो तरह से। पहले मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ऐसी चीज का नाम सुना है सिंगुलर? हाँ सर सुना है, सिंगुलर। कभी आपने प्लूरल का नाम सुना है? हाँ सर सिंगुलर प्लूरल सुना है ना, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं सर हम, है ना। तो सिंगुलर प्लूरल तो सुना है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, यही तो होता है। प्लूरल का मतलब यही तो होता है, एक से ज्यादा, है ना, यही होता है ना, ठीक है। अब यहां पे अगर आपने इन चीजों को सुना है तो ये जो चीजें हैं अब आपको यहां पे और ज्यादा फायदा कर देंगे, ठीक है। आ जाओ देखो, तो जो हमारी कोशिका है सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, यानी कि संख्या के आधार पर एक आप ऐसे लगा सकते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भैया? वो दो भाग, जिसमें से पहला है यूनिसेलुलर, ठीक है। देखो ये जो सेल है ना, ये सेल इसके अंदर ही देखो नाम दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब है एक कोशिकीय जीव। अब सेल का मतलब कोशिका होता है, और एक यूनि यानी एक, संख्या के आधार पर यूनि यानी एक, ठीक है। तो जिसके अंदर कितनी कोशिका होती हैं? एक सेल होती है बस। कितनी होती हैं? एक सेल। उसको क्या बोल रहे हैं? यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। उसके बाद मल्टी यानी कि बहुत, मल्टी सेलुलर किसको बोलेंगे? जिसके पास एक से ज्यादा होंगी, यानी कि आप ऐसा लगा सकते हैं, ये होती है आपकी प्लूरल और ये होती है आपकी सिंगुलर। क्लियर हुआ? यानी कि सिंगल सेल है और प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा सेल है आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो, दूसरा संरचना के आधार पर, ये तो हो गया संख्या के आधार पर भी एक व्यक्ति के अंदर कितनी सेल है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो भैया हम बहुकोशिकीय जीव हैं। एक सेल जैसे छोटा मोटा कोई छोटी मोटी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, आगे भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, दूसरा आपका होता है संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना यानी कि एक तरह से स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। स्ट्रक्चर के आधार पर तो यहां पे इनको दो भागों में बांटा गया है, यहां पे भी। अब वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं, नाम देखने में अजीब से लगेंगे पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो, लेकिन बार बार देखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। पहली बार किसी भी चीज को पढ़ते हैं भैया अजीब लगता ही है। जब तुम धरती पे पहली बार आए थे ना, धरती पे जो लैंड हुए थे आप पहली बार, तो आपके मम्मी पापा को देखने में तुम भी अजीब लगे थे, ठीक है। लेकिन अब देखते देखते आपको आदत हो गई है आपकी, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से ये नाम आपको देखने को लग सकते हैं अलग अलग, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ध्यान रखना, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। जिन बच्चों को दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में, मैंने दोनों भाषाओं में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों में लिख दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दो तरह के सेल में हम इनको डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कवर करेंगे, फिर आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म। इसके बाद फिर हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले हम इसको संख्या के आधार पर देखने वाले हैं भाई। संख्या के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं आपके, एक कोशिकीय कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक कोशिका होगी, बस नॉर्मल सी बात है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका है जिसके अंदर, बहुकोशिकीय मतलब एक से ज्यादा कोशिकाएं जिसके अंदर, ठीक है। चलो, तो ये कौन से जीव हैं? ये कौन से वो जीव है जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है। अब ये कौन कौन से हैं? पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, ये तीन चार जो मैंने लिख रखे हैं इनको याद कर लेना बस। बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। इनके अंदर एक कोशिका होती है, पेपर में डायरेक्ट आएगा। इनमें से किसके अंदर एक कोशिका होती है? मानव का नाम लिख देगा, एक आध बैक्टीरिया, अमीबा, इन दोनों में, तीनों में से एक का नाम लिख देगा और दो तीन चीज अलग से लिख देगा, है ना। चार ऑप्शन होंगे टोटल। तो यानी कि आपको बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें से कोई भी दिखे, इन पे टिक मार देना है। एक कोशिकीय जीव आपके जो है ये कहलाते हैं। इस तरह के दिखते हैं भैया, देख लो, ठीक है। देखने में ऐसे लगेंगे कीट पतंग से, लेकिन ये ऐसे ही है, ऐसे ही आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये पैरामीशियम है और ये अमीबा आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आओ। इसके बाद एक कोशिकीय हमने हो गया, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं है कि भाई इसमें कोई थोड़ी बोरी रटनी है, हमें कुछ नहीं रटना बस, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बहुकोशिकीय, जिसमें एक से ज्यादा हो भाई, अनेक कोशिकाएं हो, उसको बहुकोशिकीय बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो जितने भी मनुष्य हैं, पौधे हैं, कीट पतंग है, यानी कि आप ऐसा लगा सकते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम को छोड़ करके जितने भी आपको जानवर, मनुष्य, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं,
ठीक है। ये सब के सब किससे बने हुए हैं, ये सब के सब मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। मनुष्य हो गया, आपके घर में कुत्ता बिल्ली अड़ोस पड़ोस में जितने भी डोलते हैं ना, ये सब के सब क्या हैं भैया, आपके बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। लो इनके चित्र भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, शायद ये आपने देखा है कभी, ऐसा इंसान दिखता है, ठीक है। और यही इंसान किसके क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर कहलाता है, ठीक है। और जैसे कीट पतंग है, मैंने बोला ना कुछ भी इनको छोड़ करके, बैक्टीरिया अमीबा और पैरामीशियम को छोड़ करके जो भी बचा हुआ है धरती पे, सबके सब मल्टी सेलुलर के अंदर आएंगे। एक आध अपवाद मिल जाता है उसको इग्नोर मार दो, बाकी जो है सबके सब मल्टी सेलुलर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे एक काम तो कंप्लीट हो गया भाई यहाँ पे कि हमने ये संख्या के आधार पे पढ़ लिया, एक कोश के जीव भी पढ़ लिया, बहुकोश के जीव भी पढ़ लिया ना भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का जो है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो दूसरा था संरचना के आधार पर, ठीक है। तो संरचना के आधार पर दो थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक को देखो किस तरह का दिखेगा। ये जो प्रोकैरियोटिक जो आपकी कोशिका है, सेल है, ये एक तरह से क्या है, ये लगा लो ये अभी एक छोटा बच्चा है। देखो मुझे एक बात बताओ भाई, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, पहले एक छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा ना, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाल वाल अच्छे से आ जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, अब ये थोड़ा जुल्फी वुल्फी रख के चलेगा, है ना। अब ये क्या हो गया है, डेवलप हो गया है ना, अब ये जुल्फी वुल्फी रख के चल रहा है, ठीक है, अब ये डेवलप हो गया है, ऐसे होता है ना। तो ये जो हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, ये यही वाली सेल है जो अभी अपने बचपन में है, ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अभी शुरुआती फेज में है, जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुई है, जिसके अंदर पूरे अपने जो हाथ पांव है मतलब अपने उसने नहीं फैलाए हैं, ठीक है, यही आपकी होती है यूकैरियोटिक सेल। मतलब अभी ये बचपन में है, बनना स्टार्ट किया है, ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत चीजें डेवलप हुई हैं और उनके सहारे ही बेचारी चल रही है अपनी, ठीक है, उनके सहारे अपने जीवन काट रही है, ठीक है, समझ में आया। और आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो वो किसकी तरफ चले जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आज की क्लास के बाद कभी सेल को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ढंग से इसको देख लिया है तो, ठीक है। चलो, तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बारे में देखो, मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, अभी बचपन की अवस्था में है, तो कुछ चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा, केंद्रक झिल्ली आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली आपकी नहीं होती है, ठीक। इसके अंदर जो डीएनए है वो होता है, सर्कुलर डीएनए है जो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर हिस्टोन भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है भैया, ये झिल्ली क्या है, ये डीएनए क्या है, ये हिस्टोन क्या है, ये भी अभी मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा। क्लियर। चलो आगे आ जाओ। इनके अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। इसके अंदर ये जो भीतर फैला हुआ है ना, ये वाला जो येलो कलर का मटेरियल आपको दिख रहा है, जो भीतर फैला हुआ है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है डीएनए, जो कि खुला हुआ है। और ये जो भीतर साइटोप्लाज्म है, इसमें डीएनए जो है ना खुला हुआ डोलता है, ठीक है। कैसा डोल रहा है, खुला हुआ है, बंधा नहीं है, मतलब ऐसे लिपटा जिपटा नहीं डोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। चलो, कोशिकाओं ऑर्गेनल भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, यानी कि लगा लो कि ये जो है ना अपनी शुरुआती अवस्था में है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डेवलप नहीं हुई हैं। जब मैं आपको यूकैरियोटिक पढ़ाऊंगा उसके अंदर सारी चीजें जब आप देख लोगे ना कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो फिर आपको ये आसान लगने लगेगी। अब पहली बार में देख रहे हो कि केंद्रक झिल्ली क्या है सर, डीएनए क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको भी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका चित्र अगर आपको देखना है तो इसको चित्र भी देख लो। ये जो है आपका डीएनए की तरह यहाँ पे जो ये फैला हुआ है, ये आपको दिखेगा, यूं ही फैला रहता है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग कमरे में बंद कर दिया हो, ये यूं ही पड़ा है इसमें, खाली खल्ला, ठीक है। क्लियर। चलो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वॉल लिखी हुई है, इन चीजों को मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे आओ। उसके बाद आती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, देखो मैंने बोला था ये वो सेल हैं जो विकसित हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो विकसित हो गई हैं यानी कि कैसी बन गई हैं, विकसित होके एडवांस्ड बन गई है भैया, है ना। अब हम वो नहीं है बचपन वाली, अब हम एडवांस्ड सेल बन गई हैं। तो इनके अंदर सब कुछ मिलेगा, इनके अंदर आपको केंद्रक यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो भी देखने को मिलेगा एक तरह से, ठीक है। केंद्रक इनके अंदर होता है। यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर
ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट इनके अंदर होते हैं। क्लियर, यानी कि एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय जीव जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है, मौजूद आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, चलो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि कोशिका झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती है। अब मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे बना हुआ है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो सेल है वो मैं आपको डायग्राम को अच्छे से बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपको, बस वो चीज क्या है, वो ये है कि जो भी पढ़ाऊं ध्यान से देखना। देखो, अभी हमने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिल रहा है ना। कुछ लोग आपको ऐसा करके पढ़ाएंगे, कैसा भी देखने को आपको मिल सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। वो टीचर के ऊपर वो कैसा डायग्राम बनाए, मैं बना रहा हूं ऐसा डायग्राम। ठीक है, ये लो भैया, एक मैंने ये बना दिया, ठीक है, और यहां पे एक और मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, दूसरा बना दिया भैया मैंने ये वाला। क्लियर, चलिए, अब देखो, आप जानते हैं कि जो सेल है ना वो मनुष्य के अंदर भी है, कुत्ता बिल्ली के अंदर भी है, पेड़ पौधों के अंदर भी है, सबके अंदर है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मुझे बताओ आप, ये जो बाहर की चीज है, ये जो बाहर की झिल्ली मैंने बनाई है एक तरह से, इसको क्या बोल रहे हैं, ये किसकी तरह काम कर रही है, ये जो बाहर की है इसको क्या बोल रहे हैं, एक तरह से जो वॉल की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, वॉल की तरह। वॉल यानी दीवार, दीवार यानी कि अगर इसके टर्म में देखें तो ये भित्ति की तरह काम करती है। ठीक है, अब यहां पे इसके अंदर एक और ये सुरक्षा कवच लगा हुआ है, एक और सुरक्षा कवच है, और उसके बाद यहां पे अंदर आपको चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर, एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पे एक चीज देखो, वॉल यानी कि एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं दीवार, हमारे जैसे घर के चारों तरफ दीवार है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको दीवार की जरूरत है क्या, मतलब आपको रक्षा करने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो आपके आसपास लगी रहे, मतलब आपको तो जरूरत नहीं है भाई। मान लो आपकी स्किन पे सूरज से धूप लग रही है बहुत तेज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां से अपने हाथ को हटा लोगे, आप भाग जाओगे वहां से, अपने घर में आ जाओगे। ऐसे कुत्ता बिल्ली है ना, जानवर हैं जो आपके आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो इनको भी यही है, इनको कहीं गर्मी लग रही है तो ठंड में जाके बैठ जाएंगे, ठंडक वाली जगह में, है ना, कहीं ठंडक लग रही है तो धूप वाली जगह में बैठ जाएंगे, कहीं पे कुछ इनको नुकसान हो रहा है इनकी बॉडी को तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो एनिमल्स हैं, अब देखो मनुष्य भी एनिमल के अंदर आता है, आपको पता है, जो एनिमल्स हैं इनको मतलब एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत नहीं है, यानी कि ये अपने हाथ पांव से चल सकते हैं, एक्स्ट्रा लेयर की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं भाई, पेड़ पौधे तो बाहर धूप में लगा हुआ है तो धूप में ही लगा रहेगा, है ना, तो इनको क्या है, इनको भैया एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत है। इनको ऐसा तो है नहीं धूप ज्यादा लग रही है भैया मैं तो भाग जाऊंगा, धूप ज्यादा लग रही है तो बेचारा खड़ा खड़ा सूख जाएगा वहीं पे, लेकिन भागेगा नहीं, है ना, क्योंकि भाग नहीं सकता। तो यानी कि जो आपके ये प्लांट्स हैं, ठीक है, इनको क्या है, एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत होती है। इनको किसकी जरूरत है, वॉल की जरूरत है, दीवार की जरूरत है, जो इनकी आउटर स्किन है उसको जो है एक दीवार से ढक दे और मतलब इनको प्रोटेक्शन दे दे एक तरह से। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि जो आपकी सेल वॉल है, ये वाली वॉल जो है, दीवार जो है, वो आपकी एनिमल्स के अंदर नहीं होती है क्योंकि इनको जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, प्रकृति ने सारी चीजें बैलेंस करके बनाई है। बल्कि ये जो सेल वॉल है ये किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। पेपर में आएगा डायरेक्ट, सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट्स दे देगा, एनिमल्स दे देगा, है ना, और वहां पे एक दो ऑप्शन और दे देगा और बता दो फिर किसके अंदर पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेल वॉल है ये किसके अंदर मिलेगी, प्लांट्स के अंदर। ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये मनुष्य के अंदर भी मिलती है, इनके अंदर भी मिलती है, लेकिन मनुष्य के अंदर डायरेक्ट यही जो आपको सेल मेम्ब्रेन है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आउटर लेयर क्लियर हो गई किस तरह से काम कर रही है चीजें। अब इसके अंदर आपको इसका एक वो देखने को मिलेगा, क्या भाई देखो ये एक जीवित चीज है। अब कोई चीज जीवित है, अब जैसे आप जीवित हैं, अब आपका शरीर जीवित है, तो इस शरीर को चलाने के लिए आपका दिमाग दे रखा है, भगवान ने दे रखा है, नहीं दे रखा, हाँ सर दिमाग तो दे रखा है ना, इसी से हम डिसीजन लेते हैं किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये तो डिसीजन लेते हैं दिमाग से। ठीक है, अब जब आपको शरीर मिल गया, दिमाग मिल गया, सारी चीजें मिल गई, और भैया आपके अंदर एक वो मिलेगा आपको देखने को जिससे आपका शरीर चल रहा है, एनर्जी का स्रोत आपके शरीर के अंदर है ना। अब शरीर में कहीं ना कहीं तो एनर्जी स्टोर हो रही है ना आपकी, तो इनमें भी ये भी जीवित है, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर होती होगी, है ना, कहीं ना कहीं तो एनर्जी इनकी भी स्टोर होती होगी, इनका भी कहीं ना कहीं दिमाग होगा जिससे जीवित हुई है और काम को करती हैं। अब जब काम कर रही है, इस एनर्जी जो स्टोर हो रही है, भाई एनर्जी आ कहां से रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रही है,
खाना खूना बना रही होंगी कहीं ना कहीं, है ना, तो इनका कहीं ना कहीं रसोई भी होगा इसके अंदर, रसोई जिसको आप बोलते हैं, किचन भी आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, है ना। अब किचन मिलेगा, अब रसोई में जो सामान बना हुआ है, ठीक है, उसको भैया कहीं और पहुंचाने के लिए इनके अंदर परिवहन का साधन भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो परिवहन का साधन भी आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, यातायात का जो साधन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो शेल, देखो एक तरह से पूरा घर है, इस घर के अंदर कौन क्या काम कर रहा है, आपको अलग अलग तरीके से आपको जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं, क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, आ जाइए। मेरे हिसाब से यहां तक जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं, अब हम आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने समझ लिया है। अब यहां पे हमें ये जो चीजें हैं ये देखने को मिल रही हैं, एक बार आ जाओ यहां पे, देखो ये जो आपको दिख रहा है हमारी शेल इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्लियर क्लियर देख लो, इसी तरह से शेल जो है वो आपको देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं, देखो यहां पे ये जो चीजें हैं, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो चीजें हैं एक तरह के द्रव जो होता है, द्रव पदार्थ जो होता है, ठीक है, जेली के टाइप का, उसमें सारी चीजें क्या करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। और जो ये चीजें तैर रही हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, साइटोप्लाज्म के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा थर्ड नंबर पे रहा, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इसके आगे मैं आपको भी इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा अच्छे से, यानी कि जिसमें ये सारी चीजें तैर रही हैं उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने बता दिया था, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, एक तरह से इसका दिमाग आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस से जो ये चीज चिपकी हुई है येलो कलर की आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि ईआर के नाम से आप इसको जान सकते हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन स्पेलिंग, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। उसके बाद आपको ये वाली जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, ठीक है। चलो तो ये आपको दिखेगी, कहां गई भाई, गोल्गी बॉडी, ये रही गोल्गी बॉडी, ठीक है, ये वाली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली जो चीज है और ये ग्रीन कलर की और ये वाली, ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं, इनको नामते हैं लाइसोसोम के नाम से और राइबोसोम के नाम से, ठीक है। ये आपके जो है ये लाइसोसोम है और ये वाले जो है आपको दिख रहे हैं ये आपके राइबोसोम के नाम से आप इनको जानेंगे। तो बस यही जो 6-7 नाम आपको दिख रहे हैं इन्हीं को हमें पढ़ना है और यही चीजें जो है पेपर में आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट, ये जो चीज है यही आपको पढ़नी है। तो हमारी जो सेल है उसमें क्या क्या मिला है हमें, एक तो हमें देखने को मिला है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल हमें देखने को मिला है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ हमें किस में देखने को मिलेगी, प्लांट्स में देखने को मिलेगी, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें कोशिका के और भी बहुत सारे अंग मैंने आपको दिखाए थे जो उसके अंदर द्रव जैसे पदार्थ में तैर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं देख लो, वो वाले आपके ये हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया है, राइबोसोम के बारे में, ईआर जो मैंने बोला था, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी मैंने आपको बताया था, लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम और आपका लवक वगैरह जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको इसमें कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक देखने को मिलेगा और फिर आपको जो है साइटोप्लाज्म यानी कि जो तैरता हुआ वो जो पानी है, जो जेली जैसा द्रव है उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिका जो है बस इन्हीं चीजों से मिलकर बनी है, यही चीजें हमें पढ़नी है, यही चीजें आपको पेपर में भी दिखाई देती हैं, क्लियर। चलो इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आप इसको बोल देते हैं। कोशिका झिल्ली मैंने आपको बोला था 2 वॉल होती हैं, एक ये जो बाहर वाली होती है ये होती है भित्ति, ठीक है, सेल वॉल, और ये जो दूसरी वाली होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से इसको हम जानते हैं, क्लियर। चलो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यह है कोशिका की आउटर बाउंड्री है, ठीक है, इट्स प्रोवाइड शेक एंड बाउंड्री टू द सेल, क्लियर। चलो और यह न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने और वेस्ट को बाहर जाने देती है। मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि ये जो है ना ये चुनिंदा चीजों को ही बाहर और अंदर जाने देगी, सेमी परमिएबल है। देखो अब जो ये वाली वॉल है ना, जो बाहर वाली वॉल है, ये तो सबको अंदर आने देगी, सबको बाहर जाने देगी, जो सबसे बाहर वाली है। ये बात कर रहा है इस वाली की। तो ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये सभी को बाहर और अंदर आने जाने नहीं देती है,
ये लिमिटेड चीजों को ही अंदर आने देगी, लिमिटेड चीजों को ही बाहर जाने देगी, ठीक है। अगर ये भी इसी की तरह काम करने लग जाएगी फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। तो सेल वॉल जो है वो तो बस एक तरह से बाहर का आवरण है, बाहर के आवरण की तरह काम कर रही है, एक तरह से बस ये लगा लो शेप देने का काम कर रही है सेल वॉल। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे यही डिसाइड करेगा कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा, तो इसी को बोल रहे हैं सेमी परमिएबल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। और ये किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लस में प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि चुनिंदा चीजों को ही अंदर और बाहर जाने देगी। ये तो होगी सेल वॉल और इसके अंदर देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। चलो आगे बढ़े। ये जो है अगर आप इसको ज्यादा जूम करके देखोगे ना सेल मेम्ब्रेन को, तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा। इतने भीतर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई इसमें डॉक्टर तो बनना नहीं है अभी, ठीक है। तो जितनी चीजें हमें पेपर में आएंगी उतनी चीजें हम पढ़ेंगे, ज्यादा भीतर जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे आओ। फिर आती है सेल वॉल, जिसको आप बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो बाहर का आवरण होता है ना, जो बाहर वाली लेयर है ये वाली सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्या होती है, यह कोशिका झिल्ली के बाहर की परत होती है, ठीक है। और ये भैया एक तरह से स्ट्रक्चर भी दे रही है और टफ भी है। सेल वॉल है ना, वॉल की तरह काम करेगा। दीवार तो भैया एक तरह से तगड़ी होती है, सॉलिड वाली चीज होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, टफ भी होती है आपकी, क्या होती है, टफ। और यह किससे बनी होती है, सेलुलोज से आपकी बनी होती है, क्लियर। चलो, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप इन प्लांट्स। रिजिडिटी यानी कि कठोरता और शेप यानी कि आकार, ठीक है। रिजिडिटी यानी कि कठोरता, शेप यानी कि आकार। तो प्लांट जो है, प्लांट में पाई जाएगी वाली तो प्लांट जो कठोर होते हैं ना, आप देखते हैं भैया कुल्हाड़ी से लगे हुए तोड़ने हैं ना, जब नहीं टूट रहे हैं, ठीक है। तो क्या करती है, कठोर बनाती है उनको और साथ के साथ उनको शेप भी देने का क्या करती है, काम करती है, क्लियर। उसके बाद बारी आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है भैया, वही जो द्रव उसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो यह कोशिका का जेली द्रव है, क्या है, जेली जैसा द्रव है। ये कोशिका है, इसके अंदर आपको ये जो द्रव देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें तैर रही हैं, यही आपका साइटोप्लाज्म है, क्लियर। तो इसमें सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती रहती हैं, आपकी तैरती रहती हैं। और जितनी भी मेटाबॉलिक जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर भैया। चलिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आगे आ जाओ। उसके बाद बारी आती है न्यूक्लियस की, जो बीच में दिमाग है इसका, ठीक है। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, हम दिमाग बोल सकते हैं, ठीक है, केंद्रक। यानी कि कोशिका को नियंत्रण करने वाला उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम है, वो कौन है, वो आपका न्यूक्लियस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, पेपर में डायरेक्ट आता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया है, क्लियर। और पेपर में यह भी आता है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी आपका जो है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। पेपर में ध्यान रखना है, देखने को मिलेगा, ठीक है। 10% ऑफ पार्ट इन न्यूक्लियस एंड इट हैज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कहना क्या चाहता है, ये जो आपकी सेल है उसका 10% जो भाग है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, क्लियर। चलो, इट हैज ऑल्सो सम, अरे ज्यादा हिंदी में नहीं लिख दिया, द्रव पदार्थ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कहना क्या चाहता है, देखो ये सेल है, सेल के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी अलग से द्रव होता है खुद का इसका। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से बना हुआ है। तो प्लाज्म एक तरह से द्रव की तरह जो है शब्द हमने इस्तेमाल किया है, उसमें साइटोप्लाज्म था, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो प्लाज्म मतलब एक तरह से द्रव की तरह काम कर रहा है, क्लियर। चलो, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डीएनए यहीं पे देखने को मिलता है, क्लियर। यह कोशिका के विकास और विभाजन को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। भाई जब पूरा सेंट्रल सिस्टम ये है, सारी चीजों को यही कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीजें भी यही कंट्रोल करेगा, क्लियर। चलो, न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स भी हैं, इनको अगर आप करना चाहते हैं तो कर लो, बाकी पेपर में इतने देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से क्या है भैया, उसका मतलब एनर्जी का स्रोत है सेल का, ठीक है, पावर हाउस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है भैया, कोशिका का ऊर्जा गृह है, यानी कि आपका पावर हाउस है। कोशिका को जो ऊर्जा मिलेगी वो कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ग्लूकोज को, एटीपी को, ठीक है, जिसको आप एनर्जी करेंसी कहते हैं, उसका क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है।
और यह ग्लूकोज को एटीपी में क्या करेगा, कन्वर्ट भी करेगा। आगे आओ, इसमें क्या होती हैं, दो झिल्ली होती हैं, एक इनर झिल्ली होती है, एक आउटर झिल्ली होती है। देखो आपको मैं चित्र दिखाता हूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आ गया भैया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। ये वाली जो चीजें माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये वाली चीजें भी दिख रही हैं, ये वाली चीजें दिख रही है ना, इनको बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ही पावर हाउस बोलेंगे, यही पूरी सेल को क्या करता है, पावर देता है, ऊर्जा गृह आप इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर ये जो जालीनुमा आपको यहां पे दिख रही है एक तरह से, इसको बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। और ये भी आपको देखने को मिलेगी पेपर में डायरेक्ट। आ गया भाई, ये रहा, आ जाओ। ठीक है, तो इसकी एक इनर होती है, एक आउटर होती है। तो इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, आपके क्रिस्टे होते हैं, जो आपको मैंने दिखाया है ना जालीनुमा, इस तरह से जो आपको दिख रही थी आकृति, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये फोल्ड होते हैं जो सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्लियर। और एंजाइम्स होते हैं एनर्जी को बनाने के लिए, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। तो क्रिस्टे इस तरह के देखने को मिल रहे थे, अभी हमने पीछे देखा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली जो चीजें थी, इनको बोल रहे थे क्रिस्टे, ठीक है। तो इनको मेरे हिसाब से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो क्रिस्टे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली पर बने हुई झुर्रियां हैं, ठीक है। और इन पर एनर्जी बनाने वाले क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये जो क्रिस्टे हैं इनके ऊपर ही क्या देखने को मिलेंगे, जो एनर्जी को बनाने वाले हैं। भाई एनर्जी का हाउस है, पावर हाउस इसलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है। एनर्जी इसी के अंदर आपकी सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी एनर्जी वाली, ठीक है। तो यहीं पे जो क्रिस्टे हैं इसी पे आपको एनर्जी बनाने वाले जो एंजाइम्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर। चलो उसके बाद बारी आती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। यह डीएनए के आदेश पर क्या बनाते हैं भैया, प्रोटीन बनाते हैं, क्लियर। और यह सेल का सबसे कौन सा भाग है, छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ये एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए की मदद से अमीनो एसिड को जोड़कर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया, प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं, क्लियर। चलो आगे आओ। ये जो होते हैं आपके दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक दिखेंगे फ्री राइबोसोम्स, ठीक है, और एक मिलेंगे आपको बाउंड राइबोसोम्स के नाम से भी आपको दिखते हैं, ठीक है। चलो जो फ्री वाले हैं, भाई फ्री का मतलब क्या है कि वो फ्री रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में यानी कि जो द्रव जैसा पदार्थ होता है उसमें फ्रीली क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। दूसरे होते हैं बाउंड वाले, यानी कि ये क्या करेंगे, ये जो रफ ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे आपके जुड़े होते हैं, क्लियर। चलो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लीजिए, ठीक है, ये किस तरह से चीजें काम करती हैं इसमें। तो ये जो है आपको चित्र जो दिख रहा है ये इसी का है, ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये वाला होता है और एक हिस्सा ये वाला होता है। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें देखो छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं रफ सरफेस, क्योंकि दाने बने हुए तो रफ सरफेस। ये नॉर्मल सरफेस है, चिकनी सतह वाला है, ये रफ वाला है। तो इसी के यहां से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कितनी तरह का देखने को मिलेगा, दो तरह का, एक रफ मिलेगा, एक स्मूथ मिलेगा, ठीक है। एक रफ आपको देखने को मिलेगा, एक आपको स्मूथ जो है देखने को मिलेगा। तो रफ जो होता है यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। और ये जो दाने हैं ना छोटे छोटे, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राइबोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से, दानों की वजह से क्या दिख रही है, रफ सरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो स्मूथ वाले होते हैं इसमें क्या बनते हैं, लिपिड बनते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं लिपिड और यहाँ पे आपके क्या बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है। और इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, चिकनी सतह के होते हैं, सॉफ्ट सरफेस के होते हैं।
क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी तंत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है, गोल्गी बॉडी आप बोल सकते हैं, मैं गोल्गी बॉडी बोल रहा हूं जब से, ठीक है। चलो, तो ये जो गोल्गी बॉडी है इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, इस तरह का, ये रहा, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह से परिवहन का काम करेगा। क्या करेगा? परिवहन का काम करेगा। यानी कि जो भी चीजें यहां पे बनेंगी, ठीक है, जो भी चीजें यहां पे बनेंगी, यहां पे जो भी चीजें बनेंगी, इन चीजों को ये क्या करेगा, ये वाला जो है ये क्या करेगा, पैक करेगा पहले तो, और पैक करके उनको भैया ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी इसी को दी गई है सेल में। तो है प्रोटीन और वसा को क्या करेगा, पैक करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, उनको भैया ट्रांसपोर्ट कर देता है। मतलब ये जो है ईआर पे नजर रखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नजर रखता है कि वो क्या बना रहा है, और उसकी बनी हुई चीज को पैकेट में बंद करके क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट कंटेन्स फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने से मिलकर बना होता है। तो यहां पे जो गोल्गी तंत्र है इस पे लगे होते हैं सिस्टर्ने, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं क्रिस्टे। तो ये आपको याद रखना है, इसको भूल नहीं जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो, तो पैकेजिंग डिस्पैच का काम है, नॉर्मल चीज है, इसको मेरे हिसाब से ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो क्रिस्टे और सिस्टर्ने में फर्क आपको आना चाहिए। जो क्रिस्टे है ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, और जो सिस्टर्ने हैं ये आपके गोल्गी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, फिर आपका आता है लाइसोसोम। जो आपका लाइसोसोम है ये क्या है भैया, ये भरा होता है किससे, एंजाइम्स से भरा होता है। लाइसोसोम आपका एंजाइम से भरा होता है। यह कोशिका का पाचन तंत्र है एक तरह से, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। क्लियर? और इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि यह जरूरत पड़ने पर पूरी कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर कोशिका में कुछ भी उल्टी सुल्टी हरकत हुई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा कोशिका के अंदर। लाइसोसोम जो है क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा और पूरी सेल को ही मार देगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपको यहां पे क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, इसको भी पढ़ लो। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या काम करता है भैया, देखो, क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे क्या आता है, हरा रंग आता है। पेड़ जो आपको हरे कलर के दिख रहे हैं ना, वो इसी की वजह से दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसको करके पेड़ों में क्या बना देता है, भोजन बना देता है। क्या बना देता है, भोजन। उसके बाद आपको वैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, जिनको आप रंध्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह भंडारण का कार्य करते हैं, यानी कि वैक्यूल्स क्या काम कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, जमा कर रहे हैं चीजों को, जैसे खाना पानी आदि चीजें जो है उनको क्या करने का काम कर रहे हैं, जमा करने का काम कर रहे हैं। प्लांट सेल में संख्या में एक और बड़े आकार के जो है आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो, और एनिमल सेल में संख्या में एक से ज्यादा और छोटे आकार के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन के जो है बने होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, ठीक है भाई। चलो, तो मेरे हिसाब से जो सेल है ना, सेल का चैप्टर खत्म हो गया है, सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली हैं। तो मेन जो चीजें थी वो इसमें क्या थी जो हमें पढ़नी है, अरे ये कहां भाग गया भाई, देखो, जो मेन चीजें हैं इसमें जो आपको पढ़नी है वो ये वाली है, बस इनको याद रख लेना। बाकी और आपको कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीजें जो है आपको याद रखनी है, पेपर में ये ही डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। सेल वॉल क्या होती है, किसमें पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहा है, राइबोसोम क्या काम कर रहा है, ठीक है, ईआर क्या काम कर रहा है, गोल्गी बॉडी क्या काम कर रही है, लाइसोसोम क्या कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं ये पेपर में बहुत कम देखने को मिलती हैं, इनको किसी और वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है।
तो ज्यादातर आपकी जो 5 है ना सेल से रिलेटेड, ये ज्यादातर आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं चीजों को बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपका जो मेरे हिसाब से टॉपिक है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार और देख लो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मिलेंगे भाई नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।